हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो सी प्लस प्लस की इस सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा मेमोरी लेआउट, राइट। कि सी इंटरनली जो मेमोरी में जो इसका लेआउट रहता है, जब भी अपन कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, राइट, तो मेमोरी एलोकेट करवाते हैं डायनेमिकली या स्टैटिकली। सो उसका मेमोरी में जो लेआउट रहता है वो कैसे रहता है, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। कौन कौन से सेगमेंट्स रहते हैं, राइट, और कौन से सेगमेंट्स में कब डेटा अलोकेट होता है, तो वो सारा इस वीडियो में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको जो मेमोरी लेआउट है या मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन से जो भी रिलेटेड आपका है ना, मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन का सेपरेट वीडियो रखूंगा मैं, जिसमें अपन न्यू और डिलीट के साथ देखने वाले हैं। इसमें अपन देखने वाले हैं कि मेमोरी में जो इसका जो इंटरनली जो इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, वो स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स रहते हैं, कौन से सेगमेंट्स कब यूज होता है, राइट। तो सारे के सारे सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको ईच एंड एवरी सेगमेंट के बारे में डिटेल में पता चल सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका लेआउट कैसे रहता है। तो बेसिकली मेमोरी को अपन ने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे, राइट, 5 या 6 में। सो इसमें जो टेक्स्ट सेगमेंट रहता है वो नीचे नीचे रहता है। अब टेक्स्ट सेगमेंट क्या रहता है, फिर होता है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, यानी कि डेटा सेगमेंट को क्या किया अपन ने दो में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक होता है इनिशियलाइज, एक होता है अनइनिशियलाइज, राइट। और उसके बाद में फिर होता है स्टैक एंड हीप। स्टैक और हीप इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, डजेंट मैटर, बट इसका जो एक जो कंसिस्टेंट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हीप हमेशा स्टैक की तरफ ग्रो होगा और स्टैक हमेशा हीप की तरफ ग्रो होगा। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ तो एड्रेस स्पेस रहता है, एम्प्टी जगह रहती है, करेक्ट। अब इसको वन बाय वन अपन देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्स्ट सेगमेंट की, राइट। सो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके थ्रू अपन गो थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। वहाँ पे अपन मेमोरी एलोकेट करवाएंगे और स्पेस में प्रॉपर वहाँ पे जो नंबर है इंक्रीमेंट होगा, इसका साइज इंक्रीमेंट होगा पर्टिकुलर सेगमेंट का, वो भी अपन देखने वाले हैं। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट सेगमेंट की, राइट। टेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है बेसिकली, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको कोड सेगमेंट भी बोलते हैं, राइट। जो टेक्स्ट सेगमेंट रहता है अपना, इसी टेक्स्ट सेगमेंट को अपन कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपना प्रोग्राम रहेगा, राइट, प्रोग्राम में जो भी अपना जो टेक्स्ट रहेगा, जैसे फंक्शन का नेम है, राइट, वेरिएबल का नेम है, करेक्ट, यानी कि टेक्स्ट है, कोड है, वो सारा का सारा टेक्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे इसमें आने वाला है, टेक्स्ट सेगमेंट में आने वाला है, करेक्ट। और ये क्या रहता है, ये रीड ओनली रहता है। ओनली जो टेक्स्ट सेगमेंट रहता है ये रीड ओनली रहता है। क्योंकि रीड ओनली क्यों रहता है, टू प्रिवेंट ए प्रोग्राम फ्रॉम एक्सीडेंटली मॉडिफाइंग इट्स इंस्ट्रक्शंस, राइट। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनको मतलब अननोइंगली या एक्सीडेंटली मॉडिफाई नहीं हो, उसके लिए उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेगमेंट को अपन रीड ओनली रखते हैं, राइट, राइट। यानी कि ये क्या रहता है, टेक्स्ट सेगमेंट क्या रहता है, रीड ओनली रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान में रखना है, राइट। रीड ओनली रहता है, शेयरेबल रहता है। शेयरेबल क्योंकि आपने मान लो मल्टीपल प्रोग्राम्स है, उसमें कुछ कॉमन कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, तो वो कॉमन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डुप्लीकेट स्टोर नहीं होंगे, वो एक ही बार स्टोर होंगे यहाँ पे, राइट। और उसी को वो रेफर करने वाला है, करेक्ट। मान लो कि अपने पास दो फंक्शन है और दोनों में कॉमन वेरिएबल है, और उसका जो टेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन है, राइट, वो इंस्ट्रक्शंस कॉमन है, कुछ उसमें कॉमन एरिया है, तो वहां पे वो कॉमन है, यहाँ पे डुप्लीकेट स्टोर नहीं होने वाला है, यहाँ पे ओनली सिंगल कॉपी स्टोर होगा, करेक्ट। प्लेस बिलो द हीप और स्टैक टू प्रिवेंट हीप एंड स्टैक ओवरफ्लो फ्रॉम ओवरराइटिंग इट, राइट। इसका जो प्लेस रहता है हमेशा ये हीप या स्टैक के नीचे रहता है। यहाँ भी ये नीचे है, करेक्ट। नीचे क्यों रहता है, क्योंकि मान लो कि हीप और स्टैक में ओवरफ्लो हो जाए कभी, मान लो अपन ने डायनेमिकली ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर दी है, राइट, या स्टैटिकली अपन ने ज्यादा मेमोरी लोकेट कर दिया, और अगर उसमें ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो की वजह से जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये करप्ट नहीं हो, इसके इसके लिए इसको क्या करते हैं अपन, सबसे नीचे इसको सेपरेट रखते हैं अपन, करेक्ट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि टेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है। अब टेक्स्ट सेगमेंट का जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ पे आप साथ के साथ देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका जो टेक्स्ट सेगमेंट है वो कैसे इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, राइट, सिंपल प्रोग्राम है, उसमें एम्प्टी मैन है अपना। एम्प्टी मैन में कुछ नहीं है, कमेंट है। कमेंट आपको पता है प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे रिमूव हो जाते हैं, तो ये मेमोरी में कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ओनली डिबगिंग पर्पस के लिए होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ। इसको बिल्ड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं जी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करता हूँ, और यहाँ पे अपना जो मेमोरी, अपना जो फाइल है, इनपुट फाइल दे दिया सीपीपी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आउटपुट फाइल लेंगे किसका, यानी कि EXE बनाने वाले हैं अपन, तो इसका EXE का अपन ने नाम दे दिया यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना ये EXE बन गया है, राइट, मेमोरी लेआउट डॉट EXE। ये मेमोरी लेआउट डॉट EXE बन गया अपना। अब इसको अपन क्या करने वाले हैं, इसका साइज चेक करने वाले हैं। तो साइज के लिए अपन साइज जो अपना कीवर्ड है उसका यूज करते हैं, और यहाँ पे फिर EXE दे देंगे अपन, राइट। ये EXE अपन ने EXE दे दिया है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो टेक्स्ट सेगमेंट है अपना, उसका साइज कितना आ गया अपना, 11660। ये अपना टेक्स्ट सेगमेंट का साइज आ गया, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यानी कि अनकमेंटेड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये फंक्शन है, इसको अनकमेंट कर दिया। अभी जैसे ही इसको अनकमेंट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेगमेंट में ये कंट्रीब्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा,
राइट, क्योंकि ये फंक्शन है, फन, ये वहां पे स्टोर होने वाला है। तो इसको ये स्टोर होगा, इसके लिए क्या होगा, वहां पे मेमोरी एलोकेशन होगा टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट सेगमेंट में, और उसमें ये स्टोर होने वाला। तो इसका मैं साइज वापस से इसको बिल्ड करता हूँ, इसको वापस से मैं बिल्ड करता हूँ, और उसका वापस से मैं साइज यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सारा सेम है, डेटा 2780 करेक्ट, बीएसएस सेम है, ये तो एड्रेस है करेक्ट। और यहाँ पे देखिए अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो टेक्स्ट सेगमेंट है। टेक्स्ट में क्या है, 11660, यहाँ पे देखिए 11680, यानी कि 20 यहाँ पे बाइट एडिशनल आ गए हैं करेक्ट, 20 बाइट यहाँ पे और एलोकेशन हो गया है इनका करेक्ट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि टेक्स्ट सेगमेंट यहाँ से कैसे अपन चेक करते हैं और कैसे इसमें एलोकेशन होता है correct? तो अभी आपको टेक्स्ट सेगमेंट समझ में आ गया कि इसमें क्या रहता है, इसको कोड सेगमेंट भी बोलते हैं अपन करेक्ट। एंड इट इज द वन ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट फाइल और इन मेमोरी विच कंटेन्स एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस, जो भी एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस है वो सारा का सारा वहाँ पे स्टोर होने वाला है, और ये रीड ओनली मोड में स्टोर होने वाला है, ये शेयरेबल रहता है, और ये स्टैक या हीप के नीचे रहने वाला है। सो अभी अपन बात करते हैं डेटा सेगमेंट की। डेटा सेगमेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, एक होता है अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट राइट। अनइनिशियलाइज जो डेटा सेगमेंट रहता है उसको अपन बीएसएस भी बोलते हैं, बीएसएस मींस ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स करेक्ट। अभी जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट रहता है, यानी कि जो बेसिकली जो डेटा सेगमेंट रहता है उसमें ओनली स्टैटिक, जब भी अपन डेटा सेगमेंट की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स की या ग्लोबल वेरिएबल्स की करेक्ट। स्टैटिक और ग्लोबल के बारे में मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो में बता रखा है क्या होते हैं। तो यहाँ पे अपन जब भी बात करेंगे डेटा सेगमेंट की तो अपन ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल की बात करने वाले हैं करेक्ट। अभी अगर ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है प्रोग्रामर के द्वारा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आ जाएगा इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट की कैटेगरी में। अगर वो मान लो कि प्रोग्रामर ने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, अनइनिशियलाइज्ड है वो राइट, तो फिर क्या करेगा, उसको कंपाइलर इनिशियलाइज करेगा राइट। कंपाइलर उसको इनिशियलाइज करने वाला है, और फिर वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो बीएसएस की कैटेगरी में जाएगा, यानी कि अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट की कैटेगरी में जाने वाला है वो राइट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट के, कि ये क्या होता है, ओनली ग्लोबल और स्टैटिक के लिए होता है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में क्या, नॉट रीड ओनली, ये क्या होता है, रीड ओनली नहीं रहता है राइट। जो रीड ओनली डेटा सेगमेंट, दोनों ही रीड ओनली नहीं रहते हैं, दोनों ही रीड राइट रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, रन टाइम पे अपन इनकी वैल्यूज अपन चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अपन रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं करेक्ट। तो इसलिए क्या रहता है, ये रीड राइट रहता है। अभी जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है ना, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है रीड ओनली एरिया, एक होता है रीड राइट एरिया। यानी कि जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है इसी को ही क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक एरिया होगा जहां पे ओनली रीड ओनली वेरिएबल्स होंगे, और एक रहेगा जहां पे रीड राइट दोनों रहेंगे। अब रीड ओनली में कौन कौन से रहते हैं, जैसे मान लो अपना यहाँ पे कॉन्स्ट कैर स्टार है, और यहाँ पे एसटीआर है, एसटीआर में क्या है, हेलो वर्ड है, डबल कोट में दे दिया। अब इस स्ट्रिंग को अपन चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे, तो ये किस एरिया में जाने वाला है, ये किस एरिया में जाएगा, ये जाएगा रीड ओनली एरिया में। किसके रीड ओनली, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के रीड ओनली में करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं राइट, स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे इनको, डबल कोट में है ये राइट। और यहाँ पे देखिए जैसे स्टैटिक इंट वेर है, यहाँ पे इसको 10 दे दिया, तो ये इनिशियलाइज्ड है बाय प्रोग्रामर, और स्टैटिक वेरिएबल है तो डेटा सेगमेंट में जाएगा, रीड राइट वाले में जाने वाला है, ग्लोबल वेरिएबल रीड राइट में। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लेट्स ऐड 5 ग्लोबल वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम। यहाँ पे मैं ज्यादा वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, डिफरेंशिएट कर सको इसका नंबर में राइट। तो यहाँ पे मैंने 5 ग्लोबल वेरिएबल लिए, और सारों को क्या कर दिया मैंने, इनिशियलाइज कर दिया है करेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर इसको बिल्ड करता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे इसको बिल्ड किया करेक्ट। इसका साइज प्रिंट करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइज है वो पहले क्या था साइज इसका, 2780 था डेटा सेगमेंट का राइट। डेटा सेगमेंट मींस इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट राइट, तो उसका इतना था 2780। अभी क्या हो गया, 2812 हो गया करेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, इसका जो साइज है वो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है करेक्ट। तो यहाँ से जैसे ही इसको अभी अगर इसको अपन अनइनिशियलाइज छोड़ देंगे तो किस में जाने वाला है, ये बीएसएस में जाने वाला है। जैसे मैं इसको मान लो इसको अनइनिशियलाइज कर देता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने इसको अनइनिशियलाइज कर दिया, सारे के सारे वेरिएबल है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से डेटा सेगमेंट से मूव होकर ये किस में लोकेट होगा, बीएसएस में होगा राइट। अभी मैं इसको वापस से बिल्ड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको वापस से बिल्ड किया, और इसको बिल्ड करने के बाद मैं इसका साइज वापस से प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, जो बीएसएस का जो डेटा सेगमेंट का साइज है ना, वापस से रीसेट हो गया और 2780 आ गया राइट। लेकिन जो बीएसएस का साइज पहले जो 384 था वो अब बढ़ के कितना हो गया, 416 हो गया है करेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि बीएसएस में जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे किस में चले गए, अभी बीएसएस में चले गए, क्योंकि ये अनइनिशियलाइज्ड है
करेक्ट, प्रोग्रामर ने इनको इनिशियलाइज नहीं किया है। सो आई होप आपको इतना समझ। अभी अपन स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में सेम अपन लेते हैं, यहाँ पे मान लो इसको वापस से अपन रीसेट कर देते हैं। तो मैंने वापस से इसको एम्प्टी कर दिया है, और इसको भी अपन, क्योंकि टेक्स्ट सेगमेंट अपन ने पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा कमेंट कर दिया, वापस से मेन एम्प्टी हो गया अपना। मेन एम्प्टी होते ही क्या हो जाएगा अपना, वापस से इसका जो इनिशियल वैल्यू है ना वो आ जाएगा। इसको मैं वापस से बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बिल्ड किया, और यहाँ से उसके बाद में इसका साइज प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखिए ये अपना साइज आ गया। करेक्ट, इसका जो डेटा का आ जाएगा 2780, और इसका 384। अभी मैं क्या करता हूँ, अपन ने ग्लोबल वेरिएबल वाला देख लिया, अभी अपन बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक को मैंने अनकमेंट किया यहाँ पे। 5 अपन ने स्टैटिक वेरिएबल, और जो कि अनइनिशियलाइज्ड है। अनइनिशियलाइज्ड है तो वो किस में जाने वाला है, वो जाने वाला है बीएसएस में, राइट। बीएसएस में जाने वाला है। तो इसको क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ इसको यहाँ से, और इसको बिल्ड करने के बाद इसका साइज प्रिंट करते हैं अपन। इसका साइज प्रिंट देखिए आप, यहाँ पे 416 और यहाँ पे 384 था, यानी कि बीएसएस का साइज अभी बढ़ गया है। अभी अगर मैं इनको पांचों को पांचों क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको अगर इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ पे जो बीएसएस का वैल्यू पहले 416 था, वो अभी वापस से 384 हो गया, और इसको जो डेटा सेगमेंट का 2780 था, वो 2812 हो गया, राइट। यानी कि इतना साइज है यहाँ पे इसमें डेटा सेगमेंट में बढ़ गया है, राइट। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है कि जो डेटा सेगमेंट में जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, राइट। इनिशियलाइज में कौन सा, जो कि प्रोग्रामर के द्वारा इनिशियलाइज होता है। अनइनिशियलाइज में कौन सा, जो प्रोग्रामर उसको इनिशियलाइज नहीं करता है, राइट। सो यहाँ से आपको दोनों तीनों क्लियर हो गए होंगे, राइट। टेक्स्ट सेगमेंट, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। अभी अपन बात करते हैं हीप की और स्टेक की, राइट। सो बेसिकली जो स्टेक होता है हमेशा वो हीप की तरफ ग्रो होता है, और हीप हमेशा स्टेक की तरफ ग्रो होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, करेक्ट। और अगर दोनों के पॉइंटर आपस में मिल गए हैं, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे जो मेमोरी है पूरी की पूरी वहाँ पे एलोकेटेड हो गई है, एडजस्ट हो गई है, अभी कोई भी मेमोरी स्पेस उसमें बचा नहीं है, करेक्ट। सो अगर जब भी मैं अभी इसमें अपना जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला वीडियो है उसमें अपन देखेंगे कि अगर अपना मेमोरी फुल हो गया है और फिर भी अपन उसको न्यू के थ्रू एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन देगा। जबकि जो मेलोक था उसमें क्या कर रहा था, वो नल रिटर्न कर रहा था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। और उसके बाद में द स्टैक एरिया कंटेन्स द प्रोग्राम स्टैक लिफो स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जो भी मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा ना, वो हमेशा जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यानी कि जो बाद में एलोकेशन हुआ उसका डीएलोकेशन पहले होगा, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टैक हमेशा लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और इसमें एक स्टैक पॉइंटर रहता है जो कि हमेशा बताता रहता है कि हाँ अभी कहाँ पे है, यानी कि जो टॉप है ना स्टैक उसका स्टैक का, वो वहाँ पे बताता रहता है वो, राइट। और द सेट ऑफ वैल्यूज पुश्ड फॉर वन फंक्शन कॉल इज टर्म्ड एज ए स्टैक फ्रेम। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी मान लो फंक्शन है अपना, अगर उस फंक्शन में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, तो वो एक उसके लिए क्या होगा, एक सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा। कहाँ पे होगा, वो स्टैक में ही, यानी कि जो स्टैक एरिया है उसी में उसको एलोकेट होने वाला है किसी भी फंक्शन के लिए। पर उस फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो सारे एक साथ स्टोर होने वाले हैं, अलग अलग जगह पे नहीं होंगे। और उस एक साथ अगर वो स्टोर होंगे तो उस एरिया को क्या बोलेंगे अपन, स्टैक फ्रेम बोलेंगे, राइट। यानी कि ईच एंड एवरी फंक्शन is having their own stack frame, राइट। इट कंसिस्ट रिटर्न एड्रेस, यानी कि उसका रिटर्न एड्रेस होगा, यानी कि जो फंक्शन कॉल हुआ है वो कहाँ पे वापस जाने वाला है कंप्लीट होने के बाद में, और उसके जो भी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है वो सारे उस स्टैक फ्रेम में आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर स्टैक फ्रेम के बारे में कोई पूछे तो ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये ओनली है कि जब स्टैक में उसके रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल्स के लिए जो स्पेस एलोकेशन होगा वो एक साथ होगा, एक जगह होगा, कहाँ पे, स्टैक एरिया में होगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैक फ्रेम बोलने वाले हैं, राइट। अब हीप एरिया में कब मेमोरी एलोकेट होगी, हीप में जब मेमोरी एलोकेट होगी तब अपन, जब अपन मैनुअली मेमोरी एलोकेशन करने वाले हैं यूजिंग न्यू। सी प्लस प्लस में न्यू का यूज करते हैं अपन, और सी में अपन मेलोक, कैलोक, रियलोक, राइट, इन सब का यूज करते हैं। यानी कि जब प्रोग्रामर खुद से मेमोरी एलोकेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट होने वाली है, करेक्ट। हीप एरिया बिगिंस विथ बीएसएस, और यहाँ पे तो ये जरूरी नहीं है, ये ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है जनरेटर। आपको ये ध्यान में ये रखना है कि हीप हमेशा स्टैक की तरफ ग्रो होगा और स्टैक हमेशा हीप की होगा। और जब अपन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो हीप एरिया में होगी। और हीप एरिया का एक और कंडीशन है, अगर अपन ने मैनुअली मेमोरी एलोकेट की है तो हीप एरिया में होगी, लेकिन हीप एरिया की मेमोरी ऑटोमेटिक डी एलोकेट नहीं होती है। तो उसका जो, अगर प्रोग्रामर ने उसको एलोकेट किया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की बनती है कि वो उसको डी एलोकेट भी करे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि अपन ने मान लो एलोकेट एलोकेट कर रहे हैं बार बार, लेकिन डीएलोकेट नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा, जो हीप एरिया है वो बढ़ता बढ़ता ग्रो होता हुआ स्टैक की तरफ आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे पूरी की पूरी मेमोरी को ये एग्जॉस्ट कर सकता है, और वो बहुत डेंजरस है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, राइट। इसका मैं डिसएडवांटेज है वो अपन जब मेमोरी लीक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम का लेआउट जो है उसका स्निपेट्स यहाँ पे अटैच किए हैं, जो कि अपन ने अभी ऑलरेडी देख लिया है। जिसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल अपना एक एम्प्टी प्रोग्राम है,
राइट। और एम्प्टी प्रोग्राम का ये अपना बेस जो भी टेक्स्ट का साइज आ गया, डेटा आ गया, बीएसएस आ गया, राइट। अब इसमें क्या किया मैंने, एक ग्लोबल वेरिएबल जो अनइनिशियलाइज्ड है तो वो बीएसएस में जाने वाला है, राइट। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बीएसएस का साइज इसमें 4 बाइट हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बीएसएस कितना था, 8 था, अभी यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अभी बीएसएस यानी कि डेटा सेगमेंट में कौन कौन से वेरिएबल जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल और ऐड कर दिया है यहाँ पे, करेक्ट। एक और स्टैटिक वेरिएबल ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहले 8, ये कितना 12 था ना साइज, अब इसमें 4 बाइट और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 16 बाइट हो गया, राइट, बीएसएस में, करेक्ट। अब इसके बाद में क्या किया मैंने, यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल था ना उसको इनिशियलाइज कर दिया। जैसे ही इसको इनिशियलाइज किया, यानी कि प्रोग्रामर ने जैसे इसको इनिशियलाइज किया, तो ये कहाँ से बीएसएस से मूव होकर किस में, डेटा सेगमेंट में चले जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 था ना, इसमें से 4 बाइट कम हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बाइट किस में, डेटा सेगमेंट में ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए 4252 हो गया, ये 248 से, करेक्ट। यहाँ से इसमें मूव हो गया है, राइट। और लास्ट में देखिए यहाँ पे, अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को भी इंस्लाइज कर दिया है, तो ग्लोबल वेरिएबल भी कहाँ से मूव हो जाएगा, बीएसएस से कहाँ पे चला जाएगा, डेटा सेगमेंट में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 252 था उससे 256 हो गया, यानी कि 4 बाइट बीएसएस से कम हो गए, 4 बाइट किस में, डेटा सेगमेंट में ऐड हो गए हैं। सो अभी मैंने कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऐड किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो अपन उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला अपन एक क्लास लिया, सिंपल क्लास लिया, क्लास में कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, राइट, और इसमें कुछ फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस में पैरामीटर होंगे, तो फंक्शन के जो पैरामीटर है या फिर जो लोकल वेरिएबल्स है, ये सारे कौन से, ये ऑटो वेरिएबल्स है। और ऑटो वेरिएबल कहाँ पे जाते हैं, हमेशा स्टैक में जाते हैं, तो यहाँ पे ये स्टैक में जाने वाले हैं। और इसका जो नेम है, शेप है, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ये फंक्शन के नेम, ये सारे कहाँ पे जाने वाले हैं, ये सारे जाने वाले हैं अपना टेक्स्ट सेगमेंट में। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, करेक्ट। उसके बाद में अपन अगर दूसरा वाला देखते हैं, तो इसमें क्या है, मैंने एक क्लास लिया, राइट, और एक क्लास में कुछ ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल डाल दिए, राइट। अब जो स्टैटिक वेरिएबल है ये किस में जाएगा, ये आपको समझ पता है कि ये स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे जाता है, डेटा सेगमेंट में। अगर ये इनिशियलाइज्ड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्रामर ने इसको इनिशियलाइज किया है, तो ये इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में चले जाएगा। अगर इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ये बीएसएस में चले जाएगा, करेक्ट। बाकी सारे जो लोकल हैं ये सारे इसमें स्टैक में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन है। वर्चुअल फंक्शन के लिए हमेशा एक वी पॉइंटर बनता है, राइट। और वो वी पॉइंटर एक ही बार बनता है, यानी कि बेस क्लास के लिए बनता है, बाकी डिराइव्ड के लिए वो डिराइव होता है, करेक्ट। तो वी पॉइंटर क्या होता है, ये वर्चुअल टेबल को पॉइंट करता है। ये इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है अपना उप्स वाली सीरीज में, राइट, वहाँ पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए क्या है, एक वी पॉइंटर भी बनेगा यहाँ पे, जैसे इसको अपन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक उसको मेमोरी एलोकेशन नहीं होने वाला है, एलोकेशन नहीं होने वाला है। यानी कि ये वेरिएबल और ये सब है, इनको मेमोरी एलोकेशन तभी होगा तब अपन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, उस क्लास को डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, करेक्ट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम पे उसको मेमोरी एलोकेट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं तो उसको कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिया है। इसमें अपने सबसे पहले शेप क्लास बनाया है, उसका एक चाइल्ड क्लास उसको डिराइव किया है स्क्वायर में, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर का अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर अपना शेप का कॉल होगा, उसके बाद में स्क्वायर का कॉल होगा, यानी कि सबसे पहले बेस का कंस्ट्रक्टर, फिर डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर उसका रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है, सबसे पहले डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर, फिर बेस का डिस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, तो अपन वो सब अपन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं मेमोरी एलोकेशन का, मेमोरी लेआउट, राइट। तो इसमें जो भी नेम्स हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे किस में जाएंगे अपना, ये सारे टेक्स्ट सेगमेंट में चले जाएंगे, राइट। और जो अपने जो लोकल वेरिएबल्स हैं और वर्चुअल है, तो वी पॉइंटर होगा, ये सारा वी पॉइंटर वर्चुअल टेबल किस में जाएगा, ये स्टैक में जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी पॉइंटर है ना, वो एक ही बनेगा, बेस के लिए बनेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओनली शेप का ऐड किया है, राइट, ना कि स्क्वायर का। स्क्वायर में वही डिराइव्ड होगा और उसी को यूज करने वाले हैं अपन, करेक्ट। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेट एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 3 में किया है। यहाँ पे सबसे पहले शेप है, शेप से अपन ने एक स्क्वायर है, राइट। और स्क्वायर को और शेप को दोनों को, यानी कि एक कौन सा हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के वीडियोज में अपन इसको सेपरेट में देखने वाले हैं, उप्स वाले जो सीरीज रहेगा उसमें, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो वी पॉइंटर रहेगा, एक अपना वी पॉइंटर अपना शेप का बनेगा, एक वी पॉइंटर अपना स्क्वायर का बनेगा, ठीक। क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट सेपरेट क्लासेस हैं, करेक्ट। वो इनहेरिटेंस नहीं है दोनों, राइट, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए दोनों का वी पॉइंटर बन गया। अब दोनों को वी पॉइंटर को ही अपन यहाँ पे टेम्प शेयर में, टेम्प शेप जो अपना डिराइव्ड है, दोनों से डिराइव्ड हो रहा है, तो दोनों में वो इनका एक एक कॉपी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, स्टैक में जो अपना एरिया रहेगा, एरिया किसका, शेप का, करेक्ट। एक एरिया स्क्वायर का है तो एक एरिया स्क्वायर का आ जाएगा। और टेम्प शेयर का खुद का अपना है एरिया, तो यहाँ पे इसका जो लोकल एरिया मीन्स यहाँ पे लोकल वेरिएबल है ना इनके, करेक्ट।
ये तो इसका यानी कि तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे स्टैक में मेमोरी लोकेट होगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स हैं, करेक्ट। उसके बाद में जो वी पॉइंटर है वो यहाँ से दोनों से आने वाला है, राइट। दो वी पॉइंटर हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्क्वायर का और एक हो जाएगा शेप का। बाकी सारा ये टेक्स्ट सेगमेंट बनने वाला है। तो ये जो ये तीन चार एग्जांपल्स लास्ट में अपन ने देखे हैं, ये मैं आपको वी पॉइंटर और इनका जो लोकल फंक्शन मैंने क्लास में जो वेरिएबल्स रहते हैं उनका जो मेमोरी लोकेशन है उसका लेआउट समझाने की कोशिश के लिए इनको ऐड किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।